जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू, और ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों 12वां नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। अगर आप सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी, शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राइट आंसर जो है एमसीक्यू के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं, तो नीचे आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन में से आपका कितना बनता है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, आपका मन में जो आंसर है आप उसमें मन में रखे रहिए। और जैसे ही मैं राइट आंसर बताऊंगा, अगर अब वो सही होता है तो राइट का सिंबल लगा दीजिए, अगर गलत होता है दोस्तों तो गलत का सिंबल लगा दीजिए। इस तरीके से लास्ट में काउंट कर लीजिएगा 15 में से कितना क्वेश्चन बनता है, कमेंट करके फिर बताइएगा लास्ट में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक भाषा में सबसे छोटी इकाई का अर्थ क्या है। तो कोई हम भाषा सीखते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। वाक्य विन्यास, ठीक है, या फिर दोस्तों रूपीम, या फिर प्रोग्रामेटिक्स, या फिर फोनिक्स। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फोनिक्स, ठीक है। तो फोनिक्स जो होता है दोस्तों, वो किसी भी भाषा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, उसकी सबसे क्या होता है, छोटी इकाई मानी जाती है, ठीक है। अगर मैं इसी हिंदी में बात करूं तो उसे कहा जाता है वर्ण, जैसे क ख ग घ। अगर अंग्रेजी में बात करूं दोस्तों, ABCD, ठीक है। उसी तरीके से ये फोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है। तो भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लिखना। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उससे सबसे पहला क्रम पूछा जाता है। इसमें जो निम्नलिखित में से क्रम को सही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले एक नंबर पर आता है दोस्तों आपका सुनना। बच्चा जब क्या करेगा, सुनता है ना, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो धीरे धीरे बोलना सीखता है, ठीक है। मतलब ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर वो क्या करता है दोस्तों, पढ़ना सीखता है। उसके बाद चौथे नंबर पर वो क्या होता है, लिखना सीखता है। तो ये क्रम पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से सही क्रम में जमाइए करके प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सामान्य लोग भाषा को लेकर केवल खाली स्थान के माध्यम के रूप में ही पहचानते हैं। तो हम, अगर कोई व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, वो किसी भी भाषा को किस तरीके से यूज़ करता है या फिर पहचानता है, संप्रेषण के रूप में, व्याकरण अध्ययन के रूप में, विद्यालय में अध्ययन के लिए, या फिर एक शब्दकोश प्रयोग करने के रूप में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक संप्रेषण, मतलब कन्वर्सेशन के ही रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में ही सिर्फ इस क्या करता है, उसको जानता है। मतलब अपनी जो बात है, भाषा है, वो एक जगह से दूसरी जगह आना चाहिए और दूसरी जगह से खुद के पास आना चाहिए। इस तरीके का ही माध्यम उसमें होता है। किसकी बात कही जा रही है, सामान्य लोगों की, ठीक। इसमें आप ध्यान दीजिए। अगर आप इसमें पूछा जाता, कोई शिक्षक के लिए बोला जाता, तो इसमें आपका व्याकरणिक भी हो सकता था, विद्यालय के लिए भी हो सकता था, ठीक है। अगर इसी में बोलता दोस्तों, किसी भी वक्ता के लिए हो, तो इसमें आप शब्दकोश भी इसमें आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को भारत के मुख्य संविधान के रूप में नामित किया है। तो आप सभी को पता है, पूरे भारतवर्ष में टोटल 22 भाषाएं हैं जिसे नामित किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों वो है भाषाओं के बारे में कहा गया है, ठीक है। कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा है। तो जरूरी नहीं है सभी को भाषाओं को आप याद रखना, आप सिर्फ क्रमांक से याद रखिए, नंबर। तो 22 भाषा क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विषय वस्तु का वाक्य बंधारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो क्या कहलाता है। जबकि कोई विषय वस्तु का जो वाक्य है, जब वो पूरी तरीके से बंध जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्वनियम वर्गीकृत, व्याकरणिक वर्गीकरण, या फिर दोस्तों शब्दगत वर्गीकरण, या फिर अर्थ विषयक वर्गीकरण। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, शब्दगत वर्गीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो लिसिकल इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है। तो बच्चा जो है सबसे पहली बार अपना वर्ड बोलता है, कोई भी चीज़, तो किस चीज़ से बोलता है, अमूर्त विचारों से बोलता है, मूर्त विचारों से बोलता है, समय से बोलता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूर्त विचारों से बोलता है। बच्चा क्या करता है दोस्तों, सब अपनी कोई भी चीज़ वो देखा है उसी अकॉर्डिंग क्या करता है, वो बोलता है, ठीक है। बच्चों में सबसे ज़्यादा गुण जो होता है वो अनुकरण करने का गुण होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा भी जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति के पास क्या है, बहुभाषी मतलब एक से अधिक जानता है। जैसे आपकी बात करें तो आप शायद हिंदी भी जानते होंगे, इंग्लिश भी जानते होंगे, छत्तीसगढ़ में यहाँ रहते हैं तो छत्तीसगढ़ी, अगर महाराष्ट्र में तो मराठी, गुजरात में रहते हैं तो गुजराती। तो इस तरीके से आपको बहुभाषी के रूप में आप जाने जाते हैं। तो इसका जो है दोस्तों, इसका अगर है तो इसका चरित्र को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोध के रूप में। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका अर्थ क्या है कि शिक्षण को सीखने में एक अवरोध आता है, इसके बारे में कहा जा रहा है। दूसरा है कि विद्यालयी जीवन में संवर्धन के साधन के रूप में, ठीक है। या फिर तीसरा, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में। या फिर चौथा, जो शिक्षार्थी हैं उसके लिए विद्यालयी जीवन को जटिल बनाने के कारक के रूप में। तो भाई इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, विद्यालयी जीवन के संवर्धन को संसाधन के रूप में मानना चाहिए बहुभाषी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं, ठीक है। तो लगातार दोस्तों मैं प्रिपरेशन कराऊंगा एग्जाम के होते तक, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। प्रश्न है, एक बच्चा कैट CAT शब्द को अपने घटक ध्वनिग्राम, जिसे ध्वनि सुनता है वो, उसमें /C+++A+//T, ठीक है। तो इससे क्या करता है वो, खंडित करके उसको सक्षम करता है समझने के लिए, ठीक है। तो वह कितने गहरे स्तर का प्रदर्शन करता है। तो भाई आप वो शब्द को क्या कर रहा है, तोड़ तोड़ के सीख रहा है। जैसे है CAT, तो CAT में क्या हुआ, एक तो C को तोड़ा, फिर बाद में A को तोड़ा, उसके बाद किसको तोड़ा, T को तोड़ा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पास कैट को तोड़ दिया अलग अलग शब्दों में। तो वो किसके मतलब किसके गहरे स्तर पर गया है, वो ध्वनि जागरूकता, प्रिंट कार्य, विलोपन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्वनि जागरूकता, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होता है, तो यह जो है दोस्तों किनके द्वारा कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है और आ भी सकता है। तो भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा हुआ है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है कि इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चा भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होता है, तो ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा कहा गया है। तो आप इसको याद रखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन है, खालिस्तान बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या चीज़ है जो बच्चों के भाषा अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह ध्वनि संयोजन के लिए अध्ययन नियम, संवाद मूलक पैटर्न के लिए अध्ययन नियम, सॉरी हमको नहीं बताना है ना, भूमिका नहीं निभाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, वयस्क भाषण की नकल, या फिर वाक्य संरचना के लिए अध्ययन नियम। तो इसके लिए वाक्य जो वयस्क भाषण का नकल करना है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, कहाँ पास नहीं पूछ रहा है, कहाँ पास नहीं को हटा दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा भाषाई जागरूकता क्या है। तो मेटा भाषाई जागरूकता जो है दोस्तों, सोचने की क्षमता है, भाषा के बारे में सोचने की बात करता है, या फिर भाषा के बारे में सीखने की क्षमता को बताता है, या फिर अन्य दृश्यक चिन्हों में लिखने की योग्यता रखता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाषा के बारे में सोचना, भाषा के बारे में बात करना, अपनी क्षमताओं को विकसित करने के बारे में बात करना, ये मेटा भाषाई जागरूकता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। जब भी क्या होता है दोस्तों कि आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ध्वन्यात्मक समूहीकरण, व्याकरण ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, या फिर सिमेट्रिक ग्रुपिंग, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्याकरणिक ग्रुपिंग कहलाता है, ठीक है। कोई भी वाक्य है उसकी संरचना को आधार कर पूरी तरीके से समूहीकृत किया जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है। तो कोई भी छात्र है वो बोलने की कला को किस तरीके से सीखता है, कठिन पाठ्य सामग्रियों को पढ़ करके, जीवन में वास्तविकताओं पर चर्चा करके, शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्य सामग्रियों को पढ़ करके, या फिर बोलते समय
सभी गलतियों को नज़रअंदाज करके। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो किस तरीके से होगा, वो हो जाएगा जीवन के वास्तविकताओं पर क्या करके, चर्चा करके। तो कोई भी छात्र जो है बोलने की कला कब सीखेगा, जब जीवन के वास्तविक कलाओं को क्या करेगा, वो अनुभव करेगा, सीखेगा, देखेगा, सुनेगा, समझेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहता है। तो कोई भी शिक्षक है वो अपने छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहेगा, बच्चों को अलग अलग करने का गुण, चीज़ों को अलग अलग करने का गुण, दूसरा है सोचने का तरीका, तीसरा है भावनात्मक सोच विकसित करना, या फिर अवलोकन का गुण विकसित करना। तो आप सभी को पता है कि कोई भी शिक्षक यही चाहेगा कि उसका जो बच्चा है वो सभी चीज़ों को क्या कर सके, अवलोकन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अवलोकन का गुण विकास करना। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको पहले देखेगा, समझेगा, परखेगा, यही तो क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। ठीक है, तो अवलोकन का गुण इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है। तो कोई बोधगम्य शब्द है, पैराग्राफ है, उसको पढ़ रहा है, तो उसका एक अच्छा तरीका क्या है, टेक्स्ट में प्रयोग किए गए शब्दों और संरचना पर ध्यान देना, दूसरा टेक्स्ट की पूरी जांच करना, तीसरा भावनात्मक सोच विकसित करना, या चौथा टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या एवं उसका मूल्यांकन करना। भाई आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ दिया, ऐसा भी नहीं है, तो आप पढ़िए, उसके बाद आप उसको जांचिए, व्याख्यान कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए है, आप जो है कमेंट करके आंसर दीजिए, और 15 क्वेश्चन में से दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं बताते हैं तो खुद आप अनुमान लगा लीजिए कि आप कितने स्तर में हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों आप 15 में से 15 बनाए हैं तो वेरी गुड, 15 में से 14 बनाए हैं तो गुड। ठीक है, और बाकी दोस्तों आप 15 में से 15 बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है। तो व्याकरण भाई आपको क्यों पढ़ना चाहिए, प्रश्न में आप क्योंकि जितना भी एग्जाम होता है उसमें आप व्याकरण पढ़ते हैं ना, चाहे हिंदी का हो या फिर आप छत्तीसगढ़ी का हो या फिर इंग्लिश का हो, तो उसमें किस लिए पढ़ते हैं आप, शुद्धता के लिए, प्रवाह के लिए, पढ़ने लिखने की योग्यता के लिए, या फिर संख्यात्मक कार्यों को करने हेतु। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगी। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसमें शुद्धता को आपको देखना है कि आपको प्रवाह को देखना है, या फिर पढ़ने लिखने की योग्यता को देखना है, या फिर संख्यात्मक कार्यों को देखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, अभी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेट के लिए, तो सेंट्रल टीईटी सीजीटीईटी के लिए टेस्ट सीरीज़ अभी भी अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल दोस्तों ज्वाइन करिए और बहुत ही बेनिफिट उठा सकते हैं। मात्र दोस्तों 99 रुपये उसका प्राइस है, बहुत ही आप आसानी से वहाँ ज्वाइन हो सकेंगे और अपना जो है टेस्ट दिला सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, टेक ऑल द बेस्ट, जय हिंद।